नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग ये एसएस पांडे की बुक से जो है कि स्टडी करें अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, तो ये उसी क्रम में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 होगा। अभी तक हमने जो कि 3 चैप्टर जो कि ख़त्म कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 4 में देखो क्या है, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना, मतलब जो गाँव की सामाजिक संरचना है ना, उसको हम काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। भारत में ग्रामीण अध्ययन के उपागम, मतलब किस किस उपागम, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है या प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है। तो ये जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य है उनके आधार पर जो हम ग्रामीण अध्ययन करने की सोचेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। और फिर इसका भारतीय ग्राम का विचार क्या है, भारतीय ग्राम के मूल्य में क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना कैसी है वो देखेंगे। भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्धनता एवं असमानता जो व्याप्त है उसके बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भारतीय कृषि क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद देखो ये कुछ और टॉपिक है, कृषक सामाजिक स्थिरीकरण, ग्रामीण नेतृत्व, पट्टेदारी प्रणाली का विकास, भूमि सुधार। ठीक है, ये इधर के टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज जो कि ये मेन जो टॉपिक है ये देख लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले क्या करते हैं आप लोग, जो कि यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ और चैनल को सपोर्ट करो यार, आप ही के भाई का चैनल है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा क्या है, भारत में ग्रामीण अध्ययन के उपागम, इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो मतलब कि उपागम का मतलब यही है कि विधि, किस किस विधि के जरिए जो कि भारतीय ग्रामीण का अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा है, उसके बाद हम इस पर आते हैं। देखो यहाँ पे भारत को बता रहा है कि भारत जो है कि आपका गाँवों का देश है और ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन का केंद्रीय विषय वस्तु रहा है। मतलब जो समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, ग्रामीण समाज। भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तथा पश्चात भारतीय गाँवों के अध्ययन में प्रमुखतः 5 उपागम प्रचलित है। ठीक है, मतलब एक स्वतंत्रता के पूर्व भी जो भारतीय समाज कैसा था उसके बारे में, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज कैसा रहा उन सब के बारे में जानने के लिए। ठीक है, कौन कौन से ये हैं, ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, मार्क्सवादी उपागम, तुलनात्मक उपागम और अंतरशास्त्रीय उपागम। तो देखो फटाफट से चलो इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम है, देखो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास के संदर्भ में विश्लेषण ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम कहलाता है। कहने मतलब जो हिस्ट्री के आपके फैक्ट है ना, हिस्ट्री के इन फैक्टों के आधार पे किस तरह से समाज का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसी आधार पर जब आप अध्ययन करते हो इन चीज़ों को ध्यान में रख के, तो इस विधि को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि इतिहास का विकास एक निश्चित दिशा की ओर कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरते हुए स्वतः हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम में क्या माना जाता है कि इतिहास का विकास एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे जो कि स्वतः हुआ है। ठीक है, अब देखो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 1951 के पहले तक भारतीय गाँवों के अध्ययन हेतु इसी उपागम का उपयोग मुख्यतः किया जाता था। इसमें देखो कुछ नाम याद रखो आप, बर्डन पावल और हेनरी मैन, ये जो है कि इनका अध्ययन जो कि काफ़ी प्रमुख है। इसी मतलब जो आपका ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम है, इसी आधार पर जो है कि बेडन पावल और हेनरी मैन ने इसका अध्ययन किया था। जैसे देखो बेडन पावल की स्टडी का क्या नाम था, विलेज कम्युनिटी इन इंडिया, और जो कि आपका हेनरी मैन की स्टडी का क्या नाम था, विलेज कम्युनिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम। अब हम देखते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। देखो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक में ही जो 2 वर्ड है इसको समझने की कोशिश करो। संरचनात्मक मतलब जो समाज की संरचना है, जो समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना है उसकी बात कर रहे हैं। प्रकार्यात्मक मतलब इन अंगों के बीच में जो सहयोग है, जो ये अंगों के कार्य हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये उपागम क्या है, सामाजिक घटनाओं को समाज की संरचना तथा इसके विभिन्न भागों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण हेतु प्रयोग किए जाने वाले पद्धति मूलक उपागम को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं। मतलब जो सामाजिक घटना है उसमें जो कि सामाजिक संरचना, वो घटना जो कि सामाजिक संरचना को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और जो समाज की जो विभिन्न भाग है, ठीक है, जो अंग है उनके बीच जो प्रकार संबंध है वो उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो उसी को जो इस तरह की चीज़ें को जब हम अध्ययन करते हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रख के, तो ऐसे अध्ययन क्या करते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्ययन है। मैक्सिमम जो आपका इंडियन विलेज का स्टडी किया गया है इसी आधार पर किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के ग्रामीण समुदाय उनकी विभिन्न संरचनाओं तथा
परिवर्तनशील प्रक्रियाओं के अध्ययन में मुख्यतः इसी उपागम का प्रयोग किया गया है। एम.एन. श्रीनिवास देखो इसके प्रमुख प्रयोगकर्ता थे। एम.एन. श्रीनिवास का दक्षिण भारत का कुर्ग समाज तथा धर्म का अध्ययन जो कि इसी आधार पर किया गया है। एस.सी. दुबे का समीर पेट का अध्ययन, मजुमदार का मोहना तथा दुद्धिग्राम का अध्ययन, विलियम वाइजर द्वारा जजमानी प्रथा का विश्लेषण तथा बेली का बिसीपारा गांव की आर्थिक व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विश्लेषण आदि इसी उपागम के उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से नोट करिएगा। देखो यहाँ पे मैंने भी इसको जो कि इस वाले पैराग्राफ को वेरी इंपॉर्टेंट में डाला है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम्पल लिखते हो अपने आंसर में ना, तो काफ़ी आपका आंसर जो कि प्रोडक्टिव हो जाता है, आपके मार्क्स इनरिच हो जाते हैं। तो आप इसको जरूर नोट करिएगा कि जो संरचनात्मक प्रक्रियावादी जो मेथड है उसका प्रयोग जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने, एस.सी. दुबे ने, विलियम वाइजर ने, मजुमदार ने, बेली ने, जो कि विभिन्न बेसीपारा गाँव ऐसे मतलब आर्थिक स्थिति का, व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का आदि मतलब जो गाँव की सामाजिक संरचना है ना उसका अध्ययन किया है। तो आप ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी उपागम क्या है? भारतीय गांवों के अध्ययन में प्रयुक्त उपागमों में मार्क्सवादी उपागम भी प्रमुख रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाज में कृषक संबंधों, जाति संबंधों आदि में निहित असमानता, शोषण एवं अंतर विरोधों को उजागर करने का प्रयास किया है। आप आज भी देखते हो कि बहुत से गांव में जो कि जाति को लेकर जो कि काफ़ी विवाद हो जाता है, कृषक जो संबंध है उसके बारे में जो कि संघर्ष होता रहता है मालिक और श्रमिक वर्ग के बीच में। तो उनमें जो असमानताएं हैं, शोषण है और अंतर विरोध है, इनको जो कि उजागर करने का प्रयास किसके माध्यम से हमको देखने को मिलता है? मार्क्सवादी उपागम के माध्यम से, ठीक है। और इसमें देखो आर देसाई और जॉन मेंचर ये आदि प्रमुख नाम है। ए आर देसाई तो आप लोग जानते हो, ए आर देसाई काफ़ी फेमस है, मार्क्सवादी उपागम का ये प्रयोग करते रहते हैं। और जॉन मेंचर भी एक अच्छा नाम है इसमें, ठीक है। फिर देखो जिन्होंने इस उपागम के द्वारा भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया है। 1970 के बाद के दशकों में राजेंद्र सिंह, के रंगा राव, डी.एन. धनागरे, रणजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की नई श्रेणी से निर्मित करते हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलन एवं दलितों की स्थिति का विवेचन किया है। देखो ये जो नाम है ना, ये सभी जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना है, कॉपी पे नोट करना कि प्रकारवादी जो ऊपर अभी हमने देखे कुछ नाम, वो प्रकारवादी थे और ये जो है कि मार्क्सवादी है। तो इनका नाम लिस्ट करो। कभी भी प्रकारवादी, मार्क्सवादी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनके कुछ नाम लिख देना, ठीक है, कि ये लोग जो कि मार्क्सवादी थे, ये लोग प्रकारवादी थे, इन्होंने ये सब विचार दिया है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने काफ़ी अच्छी स्टडी की है, डीप नॉलेज उसको है, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने मार्क्सवाद परिप्रेक्ष्य की नई श्रेणी को निर्मित करते हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों एवं दलितों की स्थिति का विवेचन किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम क्या है, इसको पढ़ते हैं। अध्ययन की वह पद्धति है जिसके द्वारा विभिन्न समाजों की तुलना करके अथवा एक ही समाज के विभिन्न समूहों की तुलना करके सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में पाई जाने वाली समानताओं, भिन्नताओं, परिवर्तन और विकास का स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक गांव ए है, एक गांव बी है, तो क्या होता है, इस गांव में जो चीज़ें पाई जाती हैं क्या इस गांव में वो चीज़ें पाई जाती हैं, क्या इन दोनों में कोई समानता है, क्या इन दोनों में कोई अंतर भी है। तो ये मतलब दो गांव या दो से अधिक गांवों को या एरिया को या दो से अधिक राज्यों के गांवों को जो कि लेके अध्ययन किया जाता है। तो जब ऐसे अध्ययन किया जाता है, उनमें तुलना करके अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी पद्धति क्या कहते हैं, तुलनात्मक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो इसका भी आप नोट करिएगा। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावों, देखो जो ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम है ना, मान लो दो गांव ए और बी में हमने देख लिया कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, मतलब सेम योजना चल रही दोनों गांव में, पर दोनों का इम्पैक्ट कैसा रहा, इम्प्लीमेंट करने का तरीका कैसा रहा, ये हम समझेंगे। तो इससे पता चलता है कि कौन सा गांव ज़्यादा विकसित हुआ, कौन से गांव में क्या कमियां रह गई कि वो विकसित नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावों, शक्ति संरचना, नेतृत्व, नातेदारी, जाति प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक अस्थिरीकरण आदि विषयों के अध्ययन इसी उपागम का प्रयोग किया गया है। तो ये उपागम काफ़ी अहम हो जाता है। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो इसका जो कि इस उपागम का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया गया है। ऑस्कर लेविस ने जो कि मैक्सिको के एक
टेपो जलान जो गांव है वहाँ का अध्ययन किया है, और उसके साथ साथ इन्होंने भारत के रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है, और दोनों की तुलना करके पता किया कि दोनों के गाँव में किस तरह की अंतर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह देखो योगेश अटल जो कि मध्य प्रदेश के खेटिया और राजस्थान के खेड़ी गाँव का अध्ययन किया है। इन्होंने देखा इसमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, दोनों में जाति प्रथा का क्या स्तर है, नातेदारी किस स्तर पर है, शक्ति संरचना क्या है, सामाजिक अस्थिकरण किस तरह से है। ठीक है, तो ये योगेश अटल का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। उसके बाद देखो रामकृष्ण मुखर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बंगाल के बांकुड़ा जिले के 6 गाँवों का अध्ययन किया है, मतलब 6 गाँव ABCDEF रहे होंगे, उन सभी का तुलनात्मक जो कि अध्ययन किया है। इसी तरह देखो KL शर्मा द्वारा राजस्थान के 6 गाँवों का इन्होंने भी जो कि अध्ययन किया है इसी उपागम का। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, योगेश अटल भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों याद रखिएगा। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अंतरशास्त्रीय उपागम। तो आप अंतरशास्त्रीय उपागम में क्या है, देखो इसको देखते हैं। सामाजिक घटनाओं की जटिलता के कारण, मान लो कोई घटना है जो काफ़ी जटिल है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब जटिलता का जब विभिन्न विज्ञानों के विद्वान मिलकर किसी विशिष्ट सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं, तब ऐसी अध्ययन कि ऐसी पद्धति को अंतरशास्त्रीय उपागम कहा जाता है। कहने के तात्पर्य मान लो एक ये सामाजिक घटना है जो कि यहाँ पे इसके मान लो स्पेशलिस्ट A होंगे, B होंगे, C होंगे, D होंगे, ये कुछ साइंटिस्ट हैं। अब क्या हो रहा है कि इसका अध्ययन ये अकेले नहीं कर पा रहा है, इसको और लोगों की ज़रूरत है, तो कुछ और जो कि साइंटिस्ट आ गए, अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग फील्ड के, ये सभी मिल के इस सामाजिक घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट के बारे में समझ रहे हैं। तो जब कुछ वैज्ञानिक मिल के जो कि किसी एक घटना का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ऐसे उपागम को क्या बोलते हैं, अंतरशास्त्रीय उपागम कहते हैं। ठीक है, तो भारत के ग्रामीण समाजों से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन आदि का अध्ययन इसी उपागम द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, देखो जो पंचवर्षीय योजना का इम्पैक्ट क्या रहा, कितना ये सक्सेस रहा, पंचायती राज ने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया, हरित क्रांति का क्या इम्पैक्ट रहा कि इससे क्या क्या जो कि समाज में अच्छा इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहा, भूमि सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा पूरे भारत में और क्या फिर कुछ राज्यों तक, मतलब ये सब जो स्टडी है इसके जो कि कई साइंटिस्ट मिल के जो कि स्टडी करते हैं, तो इसी को क्या बोला, अंतरशास्त्रीय उपागम। इसमें जो एक नाम काफ़ी फेमस है SC दुबे का। SC दुबे द्वारा किया गया सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन, जिसे क्या कहते हैं इंडियाज चेंजिंग विलेज, इसी उपागम द्वारा अध्ययन किया गया है। तो ये याद रखना, SC दुबे का जो इंडिया चेंजिंग विलेज वाला जो अध्ययन है वो सामाजिक विकास योजना के संदर्भ में वो इसी उपागम के थ्रू जो कि किया गया है। अब देखो, यद्यपि उपरोक्त सभी उपागम भारतीय गांवों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किए गए, तथापि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक एवं प्रचलित रहा है। तो जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवहार है वो ज़्यादा जो कि यूज हुआ है। 1970 के बाद भारतीय गांवों के अध्ययन में अध्येताओं का रुझान एकीकृत उपागम की ओर हुआ है, और उपरोक्त सभी उपागमों की कमियों को दूर करते हुए संयुक्त रूप से प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब कि क्या हो गया, अब जो अध्ययन करता है वो कि सभी मुद्दों को एकीकृत करके, हो सकता है इसमें 2-3 लोग और साइंटिस्ट ऐड होके सभी चीज़ों को एक साथ देख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जो मार्क्सवादी है उसे मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, कोई प्रकारवादी तो मार्क्स प्रकार के परिप्रेक्ष्य में देख, नहीं, मार्क्स और प्रकार दोनों के मिला जुला रूप के आधार पर जो कि भारतीय गाँवों का अध्ययन करें। और ये सही भी है, क्योंकि आप इसी के आधार पर जो कि इसका अध्ययन कर सकते हैं, केवल एक पक्ष के आधार पर अध्ययन मतलब एक सही अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो हमने पहला टॉपिक देख लिया जो था क्या, भारतीय ग्राम अध्ययन के विभिन्न उपागम जो थे वो हमने 5 देख लिए यहाँ पे। अब भारतीय ग्राम का विचार देखते हैं, मतलब भारतीय ग्राम के मूल में क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भारतीय समाज एक ग्राम प्रधान समाज है जहाँ आज भी 2/3 से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है। भारत के ये गाँव सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट स्वरूप से परिलक्षित करते हैं। इधर देखो नीचे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं SC दुबे ने भारतीय ग्राम को 2 संदर्भों में समझने की कोशिश की है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। पहला बोला गया, भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में, मतलब कोई एक गांव है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही गांव जो कि अपने आप में कंप्लीट है, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसको कुछ बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इन्होंने एक इस आधार पर जो कि भारतीय गाँव का अध्ययन किया। दूसरा जो कि भारतीय ग्राम बड़े समुदाय के अंदर एक छोटे समुदाय के रूप में अध्ययन किया। जैसे मान लो कि एक कोई ये स्टेट है, यूपी है, ठीक है, यूपी या बिहार कह लो, ये यूपी है, और इसमें जो कि एक गांव है, तब जो कि पूरे यूपी के संदर्भ में इस गांव का अध्ययन किया गया है। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये यूपी पे किसी न किसी तरह से निर्भर है। फिर एक बार क्या हुआ, ये तो पूरे यूपी का आधार पर किया, अब पूरे क्या करें, पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इस गाँव का भी अध्ययन किया। तो अब क्या करें,
कि ये जो गांव है इसका जो कि निर्भरता बढ़ गया है। पहले स्टेट, फिर जो कि इंडिया, फिर उसका क्या हो सकता है विदेश, मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह का अध्ययन जो कि क्या कहलाता है, बड़े समुदाय के अंदर एक छोटे समुदाय के रूप में जो कि भारतीय गाँव को समझने का प्रयास किया गया, और एक पृथक इकाई के रूप में, मतलब एक यूनिट के रूप में जो अपने आप में संपूर्ण है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, उस आधार पर भी इसकी अध्ययन करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? SC दुबे जी के द्वारा। तो चलो आप समझते हैं कि जो प्रथम संदर्भ है कि एक पृथक इकाई के रूप में इसमें क्या अध्ययन किया गया है। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रथम संदर्भ के अनुसार संयुक्त परिवार प्रधान भारतीय ग्राम की आर्थिक कृषि पर आधारित होती है। मतलब जो गांव का जो भारतीय गांव है उसमें जो संयुक्त परिवार होता है वो आर्थिक कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। जाति व्यवस्था एवं जजमानी व्यवस्था के द्वारा ग्राम की विभिन्न जातियां परस्पर आर्थिक रूप से अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। जो गांव की विभिन्न जातियां हैं वो खुद ही, ये जो कि इन सभी का काम बटा हुआ है आपस में, ये सभी जो कि एक दूसरे पर निर्भर है, ये इनका कुछ काम ये कर दे रहे हैं, इनका ये काम कुछ ये कर दे रहे हैं। तो इस तरह से जो कि एक दूसरे पर निर्भर है और ये एक दूसरे से निर्भर होते हुए अपने सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जजमानी व्यवस्था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्राम के स्तर पर जाति पंचायत, अंतर्जातीय पंचायत, ग्राम पंचायत और अनेक स्थानीय कार्य संपन्न होते हैं। तो एक तरह से एक बता रहा है कि जो गांव अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये हमने प्रथम संदर्भ में देखा। दूसरे संदर्भ में जहाँ पे बोला गया कि गांव जो कि एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं इसमें क्या बताता है। देखो इसमें कह रहा है दूसरे संदर्भ में, अर्थात बृहद स्तर पर गांव, बड़े स्तर पर अगर हम देखें गांव की पिक्चर, तो गांव और उसके निवासी पूरे देश के साथ विभिन्न प्रकार से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं अब यहाँ पर हम ये समझते हैं। ये भारतीय समाज के विभिन्न गतिविधियों जैसे राजनीतिक गतिविधि, सभ्यता के प्रति मानव, चारों धाम की यात्रा आदि में हिस्सा लेते थे। देखो राजनीतिक गतिविधि का मतलब समझ सकते हो आप, जैसे कि लोकतंत्र में आपका डेमोक्रेसी का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव है, तो सभी गांव जो कि वोट करते हैं, पूरे इंडिया वोट करता है। ठीक है, तो उसमें विभिन्न गांव जो कि उसमें भाग लेते हैं, और किसी गांव से ज़्यादा कोई जो कि अधिकार अगर आपका राजनीतिक दल भी निकल जाता है और कोई कैंडिडेट भी निकल जाता है जो MP बन जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह से पूरे गाँव से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई भारतीय समाज जो कि राजनीतिक गतिविधि के जरिए जो कि एक गांव तक सीमित नहीं है, वो पूरे अखिल भारतीय स्तर तक जो कि जुड़ा हुआ है। देखो इसी आधार पे जो कि अब देखो गांव कैसे अखिल स्तर पर, मतलब पूरे भारतीय स्तर पर राजनीतिक आधार पे जुड़ा हुआ है। इसी तरह देखो चार धाम की यात्रा, मतलब कि किसी राज्य में एक गांव है, अब इस गांव के लोग अगर जा रहे हैं चार धाम की यात्रा करने, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, है ना, विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे इनका जो कि सामाजिक संबंध भी बन रहा है, कि विभिन्न लोगों से मिल रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं इधर से उधर जाने के लिए, मतलब धार्मिक क्रियाकलाप के लिए जो कि अखिल भारतीय स्तर पर भी निर्भर है। ठीक है, और देखो क्या कैसे ये जो कि एक गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ देखो ग्राम बहिर्विवाह, मतलब एक गांव का कोई लड़का या लड़की है, दूसरे गांव में उस लड़के या लड़की से उसकी शादी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो गांवों का आपस में संबंध जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से आवागमन शुरू हो जाता है और लोग जो कि एक दूसरे से पारस्परिक संबंध जोड़ लेते हैं। तो इस आधार पर जो कि यहाँ ये गाँव इस गाँव की तरफ भी चला जाता है, इस तरह की मतलब बातें होने लगती है। फिर देखो अन्य गांवों से संबंध रखता है। ग्रामीण जातियां अन्य गांवों, क्षेत्रों तथा अखिल भारतीय स्तर तक के जाति संगठनों से संबंधित होती है। जैसे हमारा कोई जाति आधारित आपका राजनीतिक दल है, जैसे साउथ में भी है, नॉर्थ में देखोगे आप, यूपी में देखोगे जैसे बसपा एक है, ये जाति आधारित है। ठीक है, ये भी जो बिहार में भी एक आपका दल है, वो भी जाति आधारित है। तो ये क्या है कि जाति संगठन के आधार पर जो कि अखिल भारतीय स्तर तक जो कि जुड़े हुए हैं। आधुनिक नेक्स्ट क्या कह रहा है, आधुनिक भारत में गांवों की आर्थिक निर्भरता कम हुई है और ये अनेक आवश्यकताओं के लिए बाहर के क्षेत्रों तथा बाजारों पर निर्भर हो गए। आज के हिसाब से देखोगे तो आज के जो भारत का गांव है, ऐसा नहीं कि केवल एक गांव जो कि अपने आप में पूर्ण है, आज वो जो कि बाज़ारों से जुड़ चुका है, भारतीय बाज़ार जो है उनसे जुड़ चुका है और इसकी आवश्यकताएँ जो कि बाहर से भी पूरी हो रही है। वर्तमान दौर में नकदी फसलों के उत्पादन ने उनके संबंधों की सीमा को और विस्तृत किया है और कहीं कहीं इनका निर्यात संबंध तो अंतर्राष्ट्रीय भी बन गया है। मान लो कोई ऐसा फसल उग रहा है जिसका जो कि विदेश में इंपोर्ट हो रहा है, जैसे आप देखते हो गेहूं का, धान का, ये सब का जो कि आपका एक्सपोर्ट किया जाता है ना, तो एक्सपोर्ट मान लो विदेशों में किया गया, साउथ मिडिल ईस्ट कंट्री में किया गया, है ना, अफ्रीकन कंट्री में किया गया। तो अब क्या ये गाँव से जो फसल उगा वो वहाँ तक गया, तो ये गाँव का संबंध सिर्फ भारत तक नहीं रह गया, अंतर्राष्ट्रीय भी बन गया।
ठीक है। तो इस तरह की बात कर रहा है कि गाँव जो कि एक बृहद समुदाय में एक लघु समुदाय के रूप में बना हुआ है। कुछ जो कि एग्जाम्पल से ही अपना बात स्पष्ट कर रहा है। अब देखो स्पष्ट है, भारतीय ग्राम कुछ मामलों में एक पृथक इकाई के रूप में आत्मनिर्भर है, तो कुछ मामलों में बृहद समुदाय जैसे पंचायत, जिला, राज्य, केंद्र से संबंधित भी है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में भारतीय ग्रामों का यह दूसरा पक्ष अत्यधिक प्रबल हुआ है। अतः निष्कर्ष है कि भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई भी है और बृहद समुदाय में एक छोटा समुदाय भी है, जैसा कि एस सी दुबे और मैकिम मेरियट जो कि इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब देखो गांव की विशेषताओं को समझते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इनकी कुछ विशेषताएं उसको चर्चा करते हैं। देखो आप देखो कोई भी गांव देखोगे भारतीय गांव को, तो वहाँ पे आपको एक जो की सेक्टर जरूर देखने को मिलेगा, कृषि, एग्रीकल्चर, जो कि गांव का एक मुख्य जो कि मूल्य है, आपको हर गांव में देखने को मिलेगा। यह जो कि प्रमुख व्यवसाय के रूप में लोग अपनाते हैं। इसमें देखो जिसके कारण भारतीय ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार की प्रधानता पाई जाती है। AR देसाई ने लिखा है, परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। मतलब संयुक्त परिवार के कौन होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं, उन्हें ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। सभी साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हा पर बना भोजन करते हैं। परिवार के सभी सदस्य स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े जवान बच्चे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य में लगे होते हैं। मतलब सबके सब कृषि में लगे जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से। तो ये काफ़ी भारतीय ग्रामीण का काफ़ी मुख्य मूल्य है। और देखो दूसरा मुख्य मूल्य होता है आपको जाति व्यवस्था जो देखने को मिलेगी गाँवों में। ठीक है, शहरों में तो कम इसका इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन गाँवों में इसको ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रामीण समुदाय की संरचना एवं कार्य जाति व्यवस्था के द्वारा ही नियंत्रित एवं निर्देशित होते हैं। मतलब किसी गांव की स्ट्रक्चर देखोगे तो वो किसके आधार पर निर्भर करता है, जाति व्यवस्था के आधार पर। इसमें जो कि उच्चता और निम्नता के क्रम विभाजित होते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे ये सेकंड मूल्य जो हमने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था। और देखो जाति व्यवस्था में क्या है, यहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय में सदस्यता का निर्धारण जो कि जन्म के आधार पर जातियाँ ही करती हैं। ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक सहवास, सदस्यता, व्यवसाय, विवाह आदि जाति के द्वारा निर्धारित है। देखो जाति कितना महत्वपूर्ण निभा रही है कि सब कुछ कौन तय कर रहा है, जाति ही तय करती है कि किसी व्यक्ति का खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक सहवास, सदस्यता, विवाह, व्यवसाय क्या होगा। ठीक है, तो ये भी गाँव का प्रमुख जो कि मूल्य रहा है, जाति व्यवस्था। अब देखो ये एक अन्योन्य श्रेष्ठ, मतलब गांव जो कि एक दूसरे पे निर्भर है। कैसे, जजमानी प्रथा के जरिए। जजमानी प्रथा भी हमने समझा कि विभिन्न जाति जो कि विभिन्न काम करे और सभी जो कि एक दूसरे पे निर्भर है। कोई किसी का कुछ काम करे तो उसके बदले उसको जो कि पैसे या राशन पानी या कुछ ना कुछ उसके बदले में मिल रहा है। तो ये क्या कि एक दूसरे पे निर्भर है। तो एक दूसरे पे निर्भरता भी जो कि गाँव की काफ़ी मुख्य विशेषता रही है। नेक्स्ट देखो, और देखो जैसे ये फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से ग्रामीण भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्य परिवारों में भूमि का वितरण, विकास कार्यों को करना, ग्रामीण झगड़ों का निपटारा करना, जाति के प्रतिबंधों को कार्यान्वित करना आदि तक विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकी जनसंख्या कम होती, गाँव की जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगा, एक सीमित आकार देखने को मिलेगा तथा सभी का आपस में प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है, जनमत का बहुत अधिक महत्व दिखता है। जनमत का सम्मान भी यहाँ पे बहुत अधिक दिखने को मिलता है। और देखो इसमें क्या बोला है, अत्यंत छोटे आकार एवं कम जनसंख्या के कारण भारत के ग्रामीण लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। विवाह, उत्सव, जन्म या मृत्यु, संस्कार, महामारी आदि में ग्रामवासियों के बीच पाई जाने वाली प्रबल सामुदायिक भावनाओं को देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामुदायिक जो भावनाएं हैं उनके महत्व की बात किया जा रहा है। शहर में आप देखोगे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले ऊपर फ्लैट के लोग नीचे फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उनके नाम तक नहीं जानते, जबकि गांव में क्या होता है, एक पूरे गांव में कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, किधर रहता है, वो सबको जान लेता है। आपको देखने को मिला होगा काफ़ी सारे मूवी में भी कि कुछ गांव के ताऊ होते हैं, वो घूंघट में से देख के बता देते, कोई मतलब स्त्री होती है घूंघट में, तो वो देख के बताते कि किसकी वाइफ होगी। वो घूंघट से उनका चेहरा भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो बता देते कि ये तो उनकी वाइफ है, ये तो उनकी बहू है या उनकी बेटी है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो गाँव में क्या होता है, लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते समझते हैं। चलिए, मतलब एक तरह में प्रबल सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गांव का और क्या मूल्य है, धर्म। देखो धर्म तो काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य है गांव का। इसको पता नहीं क्यों 7वें पॉइंट पे रखा है, इसको तो 3rd पॉइंट पे रखना चाहिए था जाति व्यवस्था के बाद। देखो संपूर्ण जीवन की गतिविधि को ये जो कि धर्म जो कि रेगुलेट करता है, चाहे वो जन्म संस्कार हो, विवाह हो संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, त्यौहार हो, जाति प्रथा, व्यवसाय हो, आदि धर्म के अनुसार ही होते हैं।
ठीक है। तो देखिए धर्म का कितना ज़्यादा रोल जो कि गांव में आपको देखने को मिल रहा है ना। सब कुछ जो कि धर्म जो कि निर्धारित कर रहा है, और धर्म जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए देखोगे आपको गांव में अंधविश्वास भी बहुत देखने को मिलता है। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या में व्यापक अशिक्षा व्याप्त रही है, जिसके कारण अंधविश्वास यानी जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक अशिक्षा भी इसका एक की रोल है, मतलब की पॉइंट है कि यहाँ पे जो कि ग्रामीण स्तर पर अब तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पहले जो था बहुत ज़्यादा अशिक्षा व्याप्त था। अब तो गाँव भी जो कि शिक्षित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, भारत के ग्रामीण जीवन में समरूपता पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, जो कि ग्रामीण समाज में आपको उनके विचार, आदर्श, मानसिकता, विश्वास, धारणाएं, व्यवहार के तरीके एक समान होते हैं और सामाजिक चेतना, जनमत, धर्म आदि में एकरूपता देखने को मिलती है। आपको गांव में देखने को ये जरूर देखने को मिलेगा कि गांव जो कि किसी एक ही चीज़ में विश्वास कोई कर रहा है, अधिकतर लोग तो सब लोग जो उसमें विश्वास रखते हैं, उसी मान्यताओं को मानते हैं, वैसे आदर्श को फॉलो करते हैं। तो एक रूपता यहाँ का जो कि काफ़ी अहम मूल्य बन जाता है। भारतीय ग्रामीण जीवन जो कि प्रकृति के काफ़ी निकट है, वह जो कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है कि गांव में आपको जो कि प्रकृति से निकट लोग ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादातर आप प्रकृति पर निर्भर भी कुछ लोग मिलते हैं। जैसे देखो पशुधन प्रकृति से ही प्राप्त होता है, और जो उनके जीवन यापन का एक मतलब पशुपालन जो हम लोग करते हैं, और जो कि वृक्षों से, पेड़ पौधों से जो भी फल फूल मिलते हैं, वो सब जो कि उनके जीवन यापन का भी एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। फिर देखो भारतीय ग्रामीण की प्रमुख विशेषता कृषि का मुख्य व्यवसाय होना है, जिससे वे अपने आजीविका को अर्जित करते हैं। अन्य उप व्यवसाय भी हैं, जैसे पशुपालन, खाद्य संकलन, रस्सी, चटाई, टोकरी, कपड़ा, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना आदि, जो कृषि व्यवसाय से किसी न किसी रूप से संबंधित है। मतलब ये भी इस तरह के व्यवसाय आपको गाँव में देखने को मिलेंगे। फिर देखो स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करता है, तो गाँव में स्त्रियों की स्थिति पुरुष की अपेक्षा देखोगे निम्न है, मतलब वो निम्न स्तर पर है। और आगे देखो स्त्रियों की दशा जो कि निम्न है, उससे अनेक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या वध, विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध आदि का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्त्री पुरुष में भेदभाव देखने को मिलता है गांव में। आज समानता का अधिकार के बाद भी ग्रामीण समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न बनी हुई है। ठीक है। थर्ड देखो, ग्रामीण समाज में विशेषीकरण का प्रायः अभाव पाया जाता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण सभी लोग जो कि प्रत्येक कार्य को समान रूप से करने में सक्षम होते हैं। चूँकि लगभग सभी कार्य कृषि से ही संबंधित है, जैसे हल चलाना, बैलगाड़ी की मरम्मत, खाद बनाना, सिंचाई करना, फसल बोना आदि सभी कार्यों की जानकारी उन्हें होती है, इसलिए वे किसी एक विशेष कार्य में प्रशिक्षित नहीं होते। मतलब गांव के सभी लोग जो सामान्य कार्य कृषि से संबंधित, वो लगभग सभी लोग जानते हैं और सभी लोग करते हैं। ठीक है, वो किसी एक क्षेत्र में कोई विशेष प्रशिक्षित नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है, प्रकृति पर निर्भरता एवं जीवन यापन की कठोर पद्धति के कारण गाँव में जनसंख्या कम होती है और इनका आकार छोटा होता है। और देखो क्या कह रहा है, गांव में जो कि प्रति व्यक्ति के पास भूमि अधिक होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति के पास भूमि जो कि अधिक होती है, क्योंकि इसके बिना कृषि का कार्य और पशुचारण संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों के इर्द गिर्द ही बिखरे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ग्रामीण जनसंख्या कम व आकार छोटा होने के कारण एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये तो पिछला वाला पॉइंट एक तरह से रिपीट हो गया। और देखो ग्रामीण समाज, ये देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है लास्ट वाला, ग्रामीण समाज जो कि अपेक्षाकृत स्थिर समाज है, जिसमें गतिशीलता का प्रायः अभाव होता है, वे परिवर्तन के प्रति उदासीन है। इसलिए जो ग्रामीण समाज की जो जाति व्यवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक बंद व्यवस्था, बंद समाज के नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण समाज जो कि अपेक्षाकृत काफ़ी स्थिर होती है। ठीक है, इसमें जाति जो गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता है, वो कम देखने को मिलती है। अब देखो इसी को कंक्लूड कर रहा है, स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, धर्म की प्रधानता जैसी विशेषताओं से युक्त परंपरागत समाज रहा है, लेकिन संप्रति भारतीय ग्रामीण समाज की इस परंपरागत प्रकृति में परिवर्तन आया है और यह निरंतर अपनी परंपरागत विशिष्टताओं को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर है। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन था। अब देखते हैं ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना जो है उसके बारे में। देखो भारतीय समाज को यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बता रहा है, 2 भागों में बांटा गया है, नगरीय समाज और ग्रामीण समाज। फिर जो ग्रामीण समाज है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जनजाति समाज है, एक गैर जनजाति समाज है। गैर जनजाति समाज में जो कृषक समाज है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और गैर जनजाति समाज में कृषक समाज हमारा आता है।
अब देखो, उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर कृषक समाज का अर्थ गैर जनजाति ग्रामीण समाज होता है और अनेक मानवशास्त्री इसी वर्गीकरण के आधार मानते हुए नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त से संपूर्ण भाग को कृषक समाज के रूप में मान्यता देते रहे हैं। ठीक है, इस संदर्भ में भारतीय समाज को देखें तो अधिकांश विद्वान भारतीय समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है: नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजाति समाज। तो इस आधार पर जो भारतीय समाज का विश्लेषण किया गया है। देखो, आंध्र बेते आते हैं। आंध्र बेते, यहाँ पर आंध्र बेते की बात हो रही है। आंध्र बेते एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने अपने अनुभवात्मक अध्ययनों के आधार पर कृषक सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश ग्रामीण ऐसे हैं जो कृषि से संबंधित कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। ग्रामीण समुदाय को कृषक व अकृषक में विभाजित करना तार्किक नहीं है। आंध्र बेते जी जो हैं वो बोलते हैं कि गांव, जो भारतीय गांव है उसको जो कि कृषक अकृषक में विभाजित करना तार्किक नहीं है, क्योंकि हर कोई न कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से कहीं ना कहीं जुड़ा ही है। गाँव में ऐसे बड़े भूस्वामी भी होते हैं जो खेत पर स्वयं हाथ से कार्य तो नहीं करते, परंतु नियुक्त किए गए श्रमिकों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करते हैं। ठीक है, आंध्र बेते के अनुसार कृषि के कठोर, अधिक थकाने वाले, सर्वाधिक परिश्रम वाले कार्य भूमिहीन श्रमिकों द्वारा करवाए जाते हैं। ये समाज में सबसे निम्न स्तर के लोग होते हैं। इस प्रकार कृषि संबंधों का एक संस्करण पाया जाता है। मतलब उच्चता और निम्नता की भावना, मतलब किसी समाज के संबंध में देखोगे आपको उच्च और निम्न की स्तर भी देखने को मिलता है, जिसमें एकदम निम्नतम जाति एवं निम्न स्तर के लोग तथा स्त्रियां जो परिश्रम साध्य कार्य करती हैं। दूसरी तरफ बड़े बड़े भूस्वामी व उच्चतम जाति या स्तर के लोग होते हैं। इनके मध्य भूमि स्वामित्व तथा साधन संपन्नता के आधार पर अन्य जातियां स्थित होती हैं। मान लो एक ये बोला, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला वर्ग है। ऊपर वाला जो कि जमींदार है, इनके पास बहुत अधिक भूमि है, और ये जो कि इनके पास कोई भूमि नहीं है, अपना श्रम बेच के जो कि इनकम करते हैं। अब इन दोनों के बीच में जिनके पास जितनी अधिक भूमि है वो उतना ही ऊपर है, जिनके पास जितनी कम भूमि है वो इतना नीचे जो कि समाज में, सामाजिक अस्तित्वकरण में पायदान पर स्थित है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखो, कृषक समाज में उत्पादन के सामाजिक संगठन को श्रम के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो, कृषक समाज को किस आधार पे हम लोग, एक तो भूमि के आधार पर, किसके पास संपत्ति ज़्यादा है उसके आधार पे आप देख सकते हो, और श्रम के आधार पर भी देख सकते हो। एक होता है पारिवारिक श्रम, दूसरा होता है किराए का श्रम, तीसरा होता है काश्तकारी श्रम, और चौथा होता है प्रथम तीनों के सम्मिश्रण के रूप में। देखो, ये बातें यहाँ पर पूरी बताई गई है इस तरह से, तो मैं आपको यहीं पे इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पारिवारिक श्रम मतलब ये होता है, मान लो किसी का कुछ खेत है तो यहाँ पे उसके परिवार के लोग ही काम कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा बाहर से लोग आके कार्य नहीं कर रहे हैं। किराए का श्रम मान लो, जैसे ये मान लो जो क्या होगा, मध्यम किसान होगा, इसके पास बहुत बड़ा खेत नहीं है, बहुत छोटा भी खेत नहीं है, इसका परिवार बड़ा है तो वो वहीं के लोग काम करें। किराए का श्रम क्या होता है, जैसे देखो जमींदार होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा खेत है, तो इस पर जो कि किराए पर लोगों को लेते जो अपना श्रम बेचते हैं, उनको जो कि यहाँ पर लगाते हैं काम के लिए, और उनको जो कि श्रम के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, किराए के श्रम की बात हो गया। इस आधार पर भी जो लोगों के सामाजिक संबंध आपस में जुड़े होते हैं। तीसरा देखो, काश्तकारी या किराए पर भूमि जोतना। मतलब काश्तकारी मतलब कि कहने मतलब कि जैसे कि एक लैंड है, अब ये लैंड जो कि खाली पड़ा हुआ है, यहाँ इसका जो ओनर है वो यहाँ पे कृषि नहीं कर रहा, पर ये लैंड जो कि कृषि के लायक है। तो यहाँ पे कोई एक किसान आता है जिसके पास भूमि नहीं है, वो बोलता है कि सर आप हमको ये लैंड दे दीजिए किराए पे, हम यहाँ पे कृषि करेंगे। तो ये देखो 2 तरीके से होता है, या तो ये इसका एक एग्रीमेंट कर ले 4 साल 5 साल का कि हम आपको हर साल इतना मूल्य देंगे, या फिर जो कुछ अनाज होता है, बटाई की बात होती है कि उसमें जो कि कुछ अनाज का कुछ हिस्सा जो कि लैंड ओनर को दे दे, और जो शेष बचेगा वो जो खेती कर रहा है किसान उसको मिल जाए। तो ये काश्तकारी या किराए पर भूमि जोतना। तो इस आधार पर जो कि कृषक समाज में जो कि लोगों के संबंध जो कि एक दूसरे से बनते हैं और जुड़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या करें, प्रथम तीनों के सम्मिश्रण के रूप में। ठीक है, इसमें मतलब कि परिवार के लोग भी जुड़े होंगे, किराए पे भी कुछ श्रम लेंगे, और कहीं कहीं किसी का भूमि भी एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या करेगा, उसको लैंड पे ऐसे लीज पट्टा पे, मतलब पट्टेदारी होता है, पट्टा पे लैंड दे देगा, मतलब किराए पे एक तरह से। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला भी हमने देख लिया। मतलब इस आधार पर जो कि सामाजिक संरचना कैसी है कृषक की, वो हमने समझने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, चलो वही सब बातें यहाँ पे कह रहा था। अब देखो कृषक संबंधों के सभी प्रकारों के परस्पर कर्तव्य और अधिकार परिस्थिति भूमि के अनुसार बनते और बदलते रहते हैं। मतलब जो कृषक संबंध है लोगों के आपस में, कृषि के आधार पर जो संबंध है उसमें जो लोगों के परस्पर कर्तव्य
अधिकार, परिस्थिति जो है कि भूमि के अनुसार बनते और बदलते रहते हैं। जिसके पास जितनी भूमि आती जाती रहती है उसका स्थिति ऊपर और जाता रहता है, जिसके पास भूमि कम होती है उसका परिस्थिति नीचे होता रहता है। ठीक है, इनको विभिन्न प्रकार के संबंधों में बांधने वाले ग्रामीणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अधिकार और दायित्वों के आधार पर हमें समझना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या था, कृषक सामाजिक अस्थिकरण। मतलब कृषि में जो कि सामाजिक अस्थिकरण किस तरह से होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो कि टॉपिक जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन आंसर के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखो कृषक सामाजिक अस्थिकरण जो कि 2-3 आधार पर देखेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, आंध्र बेते ने लिखा है कृषि क्षेत्र में उत्पादन, पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी श्रम, काश्तकारी या बटाईदारी एवं इनके मिश्रित रूपों पर आधारित होता है। ठीक है, जो उत्पादन होता है इन आधारों पर जो कि आधारित होता है कृषि क्षेत्र में। इन विभिन्न कृषि संबंधी क्रियाओं के संगठनों के प्रकार जिस स्थितिगत संरचना को विकसित करते हैं वह निम्न प्रकार से है। देखो इसमें देखो भूस्वामी के आधार पर आप जो कि कृषक समाज में अस्थिकरण कर सकते हो, मतलब उच्च निम्न, कौन समाज में सबसे ऊपर है, कौन समाज में कितना नीचे है, जिसके पास जितना लैंड होगा वो उतना ऊपर होगा। खेतीय भूस्वामी, जो खेतीय भूस्वामी होते हैं उनके आधार पे बटाईदार, कृषक श्रमिक का आधार। तो देखो कृषक जो श्रमिक होंगे वो सबसे नीचे होंगे, बटाईदार यहाँ पे होंगे, भूस्वामी जो कि सबसे ऊपर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रामीण अस्थिकरण में ग्रामों में प्रचलित कृषि भूमि के स्वामित्व एवं तथा बटाईदार या किराए पर भूमि जोतने एवं वेतन भोगों श्रमिकों के आधार पर जो कि ग्रामीणों को उच्च व निम्न समूह में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो यहाँ से देखते हैं कुछ अच्छे पॉइंट है। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत के ग्रामीण समाज के अस्थिकरण का प्रतिनिधित्व जाति व्यवस्था करती है, न कि वर्ग व्यवस्था। देखो कुछ समाजशास्त्री जो बोलते हैं कि भारत में जो अस्थिकरण देखने को मिलता है भारतीय ग्राम में वो जाति व्यवस्था के आधार पर होता है, ना कि वर्ग व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, परंतु आंद्रे बेते के अनुसार ग्रामों में जातीय अस्थिकरण के साथ ग्रामीण लोग भूमि के स्वामित्व, बटाईदार भूमि पर नियंत्रण एवं उपयोग तथा भूमिहीन वास्तविकता के आधार पर भी ग्रामीण संरचना में अपने आप को एक दूसरे से उच्च और निम्न पाते हैं। आंध्र बेते कहते हैं कि ऐसा जाति के आधार पर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में जो कि गांव में जो किसके पास कितनी भूमि है और वो कितना जो कि बटाई पे काम करे और जो कितने लोग जो कि श्रम बेच के काम करें, उस आधार पर भी उच्च और निम्न का भाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है, भूमि के स्वामित्व के आधार पर उनका उच्चता और निम्नता का क्रम भी निश्चित होता है। इसके अनुसार वे अपने कर्तव्यों, अधिकारों और भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट सीमा में पाते हैं। आंध्र बेते ने जो कि देखो इनकी एक स्टडी बताई जा रही है, आंध्र बेते ने पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया कि वहाँ ग्रामीण स्वयं को जाति के आधार पर उच्चता व निम्नता के क्रम में स्पष्टता विभाजित करने के साथ साथ अपने को जमींदार, जोतदार और अधिकार आदि के रूप में भी उच्चता और निम्नता के क्रम में अनुभव करते हैं। तो जो आंध्र बेते ऊपर बात करते हैं उसी की स्टडी बताते हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने स्टडी किया तो ऐसा देखा कि जाति के आधार पर तो अपने आप को जो कि समाज में अस्थिकरण कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो कि आप देखो जमींदार, जोतदार और अधिकार के आधार पर भी अपने आप को उच्चता और निम्नता का अनुभव करते हैं वो। ठीक है, स्पष्ट ग्रामीण भारत में अस्थिकरण जाति व्यवस्था के साथ साथ भूमि के स्वामित्व के प्रकारों के अनुसार भी निर्देशित और नियंत्रित और प्रभावित होता है। ओवरऑल पूरे लाइन की कहने की बात बस इतनी ही थी। आप यहाँ पे आंध्र बेते का जो स्टडी पश्चिम बंगाल का उसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है। हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि वीडियो देखो काफ़ी लंबा हो गया है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्धनता एवं असमानता, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे भारतीय कृषि क्षेत्र में अभी भी निर्धनता है और असमानता व्याप्त है। गरीबी और कृषि प्रधान समाजों में की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। देखो जो गरीबी है और कृषि है, जो गरीबी है वो कृषि प्रधान समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। कृषक समाजों की तुलना में अगर औद्योगिक समाज से हम करेंगे तो इसमें अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि कृषक समाज में लोग गरीब ज़्यादा है। जहाँ कृषि प्रधान समाज में गरीबी पाई जाती है वहीं औद्योगिक समाज में समृद्धि। कृषि प्रधान समाजों में गरीबी का मुख्य कारण भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव तथा परंपरागत कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचलन है। मतलब आधुनिक कृषि में जो कि आधुनिकता का समावेश हम लोग नहीं कर रहे हैं, परंपरागत कृषि को ही लेकर चल रहे हैं। और जो कि जो एक खेत है, मान लो एक लैंड है, इस पे जो कि 2 लोगों के ही काम करने की जरूरत है, तो इस पे जो कि 8 लोग जो कि काम कर रहे हैं, यानी 6 लोगों का श्रम का कोई खास लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसी आधार पर, इन्हीं बात के आधार पर आपको देखा जा रहा है कि गाँव में जो कि गरीबी पाई जाती है। तो गांव में जो गरीबी पाई जाती है उसका मुख्य कारण बता दिया कि जनसंख्या का अधिक दबाव तथा परंपरागत कृषि पद्धति का प्रचलन है।
ग्रामीण भारत में गरीबी के साथ ही सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी अत्यधिक असमानता दिखाई देती है। कृषक समाजों में आप देखोगे औद्योगिक समाजों की तुलना में यह असमानताएं अधिक और कठोर और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर औद्योगिक समाज से कृषक समाज को तुलना करोगे तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समानता अधिक दिखाई देगी आपको गाँवों में। ठीक है, जो कृषक समाज है उसमें। कृषक प्रधान समाजों में असमानता के दो स्वरूपों को चिन्हित किया जा सकता है। इसका प्रथम पक्ष वितरण संबंधी है। वितरण संबंधी जो कि संपत्ति, आय और शिक्षा आदि के वितरण के रूप में व्यक्त होता है। मतलब देखो, इसको दो आधार पे आप असमानता को दे सकते हो। पहला क्या बोला, वितरण के आधार पे। किसके वितरण के आधार पे? संपत्ति के, आयु, इनकम के और एजुकेशन के, इनके वितरण के आधार पे जो कि आपको असमानता देखने को मिलेगी। इसके अलावा असमानता उनकी मूल्य व्यवस्थाओं में भी केंद्रीय स्थान रखती है। मतलब कोई अगर मान लो जाति व्यवस्था को गाँव में प्रचलित है तो मानता है कि मैंने तो इस जाति में जन्म लिया है इसलिए मेरी परिस्थिति जो कि निम्न है। तो यानी कि उनकी जो मूल्य व्यवस्था है, मूल्य हैं उनके जो जिनका वो पालन करते हैं, उसमें भी जो कि असमानता है जो कि केंद्रीय भाव रखती है। आगे देखो क्या कर रहा है, आंद्रे बेटे ने बताया कि विकास कार्यक्रमों का सफल होना वहाँ संदिग्ध हो जाता है जहाँ विशेष सुविधा प्राप्त और इनसे वंचित दोनों ही यह मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही असमान होता है। मतलब वही जाति व्यवस्था की ये बात करें कि जाति व्यवस्था जहाँ पे प्रचलित है वहाँ पर जो कि विकास कार्यक्रम असफल हो जाते हैं, मतलब उतने सफल नहीं होते क्योंकि लोग वहाँ पर स्वयं से मान लेते हैं कि हम जो कि इस जाति में जो कि पैदा हुए इसलिए हमारी जो स्थिति निम्न है। तो यहाँ पे विकास कार्य भी काम नहीं करते, उतना सफल नहीं होते हैं। मनुष्य जन्म से असमान ऐसी वहाँ पे मान्यता हो जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण समाज में सामुदायिक कार्यक्रमों का लाभ उन गिने चुने लोगों को ही मिल पाया जो पहले से ही संपन्न और शक्तिशाली थे। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि गाँव में इतने सारे विकास कार्यक्रम चलते हैं फिर भी जो कि गाँव अभी भी गरीब है, गाँव अभी भी जो कि उन कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाता। तो उसका एक कारण आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो आंध्र बेटे की स्टडी के आधार पे कि गांव में जो लोग जो कि जाति व्यवस्था के आधार पर जन्म से ही खुद को असमान मानने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे जो कि ऐसी विकास कार्यक्रम भी जो कि संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, संपत्ति के आधार पर जो असमानता आपको देखने को मिलेगी कृषक समाज में। तो कृषक समाजों में एक व्यक्ति के परिस्थिति निर्धारण में उसके द्वारा निर्धारित भौमिक संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में कृषकों के बीच भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। परिणामतः भूस्वामियों एवं भूमिहीनों के बीच एक स्पष्ट अंतर पाया जाता है। देखो यहाँ पे जो किसी के पास देखोगे कि लैंड बहुत ज़्यादा है, कृषि का लैंड, किसी के पास कोई लैंड ही नहीं है तो बहुत थोड़ा सा है। तो इस आधार पे जो कि कृषक में असमानता देखने को मिलती है, जो कि हरित क्रांति के बाद जो कि ये आपको और या तो हरित क्रांति कह सकते हो या फिर भू सुधार आंदोलन चला था उसके बाद ये चीज़ें और भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, परिणामतः भूस्वामियों एवं भूमिहीनों के बीच एक स्पष्ट अंतर पाया जाता है जो जहाँ एक और सामाजिक असमानता को दर्शाता है वहीं एक बड़ी गरीब जनसंख्या की ओर भी इंगित करता है। ठीक है, आय संबंधी असमानता देखो, कृषक समाजों में भूमि के असमान वितरण के कारण लोगों की आय भी प्रभावित होती है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जितनी बड़ी भूमि होगी उसकी आय उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसके पास कम भूमि होगी उसकी आय उतनी ही कम होगी। यद्यपि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा निर्धनों तथा भूमिहीनों की आय को बढ़ाने की दिशा में व्यापक प्रयास किए हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आय की मात्रा मुख्यतः भूस्वामित्व पर ही निर्भर करता है। रहन सहन के स्तर पर समानता देखो, ये भी देखो, ग्रामीण सामाजिक संरचना में जीवन का ढंग लोगों के बीच के अंतर को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है। गरीब और निर्धन लोग मिट्टी के घरों अथवा झोपड़ियों में रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और समान स्तरीय भोजन उन्हें अस्तरीय भोजन जो कि प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि भूस्वामी जमींदार तथा उच्च आय वर्ग के लोगों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब चलो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शक्ति और सत्ता के आधार पर जो कि असमानता आप देखोगे तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण समाज शक्ति एवं सत्ता के सशक्त केंद्र के रूप में उभरा है, जहां सैद्धांतिक रूप से तो देखोगे अगर आप सैद्धांतिक रूप से तो सभी लोगों को सामाजिक राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, किंतु जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो इसके एकदम विपरीत है। कैसे? सामान्यतः गाँवों में जो विशेषाधिकार है संपत्ति एवं शक्ति से कुछ विशिष्ट लोगों में ही केंद्रित होती है। मतलब गांव में आप देखो कोई एक उच्च जाति का वर्ग है जो पीढ़ियों से उन्हीं के परिवार का जो कि वर्चस्व चल रहा है, तो आप देखोगे राजनीति जो लोकतंत्र आया है, ये पंचायती चुनाव, वो वही जो कि इसको लड़ते हैं और उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता, और जो कोई खड़ा भी होता है तो उसको इतना ये इनके पास पैसा धन होता है, इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, पैसे बांटते हैं चुनाव में कि इससे जो कि इनका ही जीतना तय हो जाता है। तो इसी आधार पर देखोगे तो ऐसे तो सैद्धांतिक रूप से देखोगे तो सभी लोगों को सामाजिक राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भिन्न हमको नजर आती है।
यही वजह है कि निर्धन तथा भूमिहीन लोग ग्रामीण सामाजिक संरचना में सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता एवं असमानता उपरोक्त विवेचना से पूरी तरह साफ हो जाती है। साथ ही उन्हें दूर करने तथा इसे निमित्त लागू कार्यक्रमों एवं कानूनों के मूल्यांकन का यह अच्छा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रामीण नीति। अभी इसको हम लोग कल खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलो, तो जो दोस्त अभी चैनल से नहीं जुड़े हो फटाफट से आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। कल जो है कि ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।